पिछले क्लास में चल रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के भाग, और आपको हम समझाए थे कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग मूल रूप से थे। बाद में आवश्यकता के अनुसार इसमें सिर्फ एक भाग को हम लोग हटा दिए और वह था भाग 7। भाग 7 में हम लोग पढ़े थे कि राज्य के अ ब श की चर्चा थी और उसको 7वें संशोधन से हम लोग हटा दिए और 22 में से एक घट गया तो 21 हो गया। लेकिन हम ही लोग इसमें, जैसे आपको मालूम है, 4 के क के रूप में हम लोग मूल कर्तव्य जोड़ दिए, 9 के क के रूप में नगर पालिका जोड़ दिए, 9 के ख के रूप में सहकारिता जोड़ दिए। इस प्रकार से हम लोग इसको बढ़ाते चले गए। फिर एक 14 क के रूप में जोड़ दिए और इस प्रकार 21 में एक जोड़े 4 का तो 22 हुआ, 9 का तो 23 हुआ, 9 ख तो 24 हुआ और 14 का तो 25 हो गया। और वर्तमान समय में हमारे संविधान में भाग की संख्या 25 है। ये 25 संख्यात्मक रूप में है, संख्या के रूप में 25 है, जबकि मूल संवैधानिक रूप में 22 ही रहेगा। यानी आपसे पूछा जाए संविधान में कितने भाग है तो 22 है। संख्यात्मक रूप से वर्तमान समय में कुल भाग की संख्या तो 25 है। इसमें 23, 24, 25 करके नहीं है, उसी में क ख करके जो ऐड है ये जोड़ेंगे और भाग 7 हटाएंगे तब जाके 25 हो। तो पिछला क्लास आप लोग जो संविधान के भाग सीखे थे, हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करें। भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम लोग देखे थे कि आपको 4 तक एक साथ पढ़ने थे, 4 क तक, और इसमें आपको समझा दिए थे, सभी को याद होगा। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन, भाग 3 में इन्हीं नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन और भाग 4 में इन्हीं के लिए नीति निर्धारक तत्व का वर्णन, और भाग 4 क में हम लोग देखे थे जो ऐड हुआ था और इसको हम लोग देखे थे कि यह इन्हीं नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो ये 4 तक तो सभी लोग को याद होगा। बार बार हम लिखते हैं कि 4 तक याद करवाए तो आपको भाग 1 में जो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है इसमें अनुच्छेद भी 1 से 4 है। जब भाग 2 चलेंगे तो इसमें अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है और यह अनुच्छेद 5 से 11 है। जब भाग 3 चलेंगे, मूल अधिकार की बात चलेंगे, तो ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 होगा। और भाग 4 जब चलेंगे, नीति निदेशक तत्व, तो ये हमारा अनुच्छेद 36 से 51 होगा और मूल कर्तव्य 51 क के रूप में हम लोग ऐड किए हैं। हम समझते हैं कि ये लाइन सभी लोग का बिल्कुल 4 तक क्लियर है। 4 के बाद फिर हम चले तो इसी में हम लोग देखे थे कि 4 फिर एक जोड़े से याद रखना था। 5वां भाग, 6ठा भाग, 7वां भाग और 8वां भाग। इस 5वें भाग में हमने बताया था संघ क्षेत्र का चर्चा है, 6ठा में राज्य क्षेत्र का चर्चा है, 7वां में राज्य क्षेत्र के अ ब स समूह की चर्चा थी, जिसको 7वें संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया। 7वां भाग वर्तमान समय में नहीं है। और 8वां में हम लोग देखे थे केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। 8वां में आपको ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। जब हम 8वां, इसी में आपको बताए थे संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, एक केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन हमारे 8वां भाग में है। जिन बच्चों को कभी भी केंद्र शासित प्रदेश देगा तो देखो हम ऐसे कभी भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो ये 8 है, इस 8 को थोड़ा पटक दें तो बताओ यह भी हम लिखें इस प्रकार से तो 8 ही है, 8 है, इसी में ऐसे कर दें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। जब 8 बोलेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश, आपको ऐसे 8 केंद्र शासित प्रदेश दिमाग में सेट रखना है। तो ये राज्यों के बारे में हो गया। और आपको बताए थे संघ क्षेत्र में लंबा डिटेल चर्चा है, अनुच्छेद 52 से ये शुरू होता है और 52 से लेकर के आपको बताए थे 151 अनुच्छेद तक संघ क्षेत्र की चर्चा है। फिर 152 से लेकर के सबसे लंबा 237 अनुच्छेद तक राज्य का चर्चा है। 238 अनुच्छेद ये अब समाप्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है। राज्यों का अ ब स की चर्चा मुख्य रूप से चला था, ये अब खत्म हो गया। और 8वां भाग में आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे 239 से लेकर के 38 को समाप्त हो गया। 242 साथ याद करें, 9वां और 10वां एक साथ याद करें और पिछला दिन याद भी सबको करवा लिए थे। 9वां में आपको बताए थे कि 9वां में याद रखना है कि नो, 9वां माने नो, नो का मतलब हम ग्राम पंचायत में खड़ा नहीं होंगे, मुखिया जी इस सब में खड़ा नहीं होंगे और हाई लेवल पे रहेंगे। 9वां के क में आपको बताए थे नगर निकाय से संबंधित चर्चा है, इसमें भी खड़ा नहीं होंगे, नो। और 9वां के ख में आपको हमने समझाया था, और ये 9वां के ख में हमने आपको बताया था सहकारिता से रिलेटेड है और इसमें हमने बताया था यही सबसे अंतिम में 2011 में जोड़ा गया। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है 9वां ख जो सहकारिता है इस सबसे अंतिम में जुड़ा, यही 25वां भाग के नाम से जाना जाता है। तो 9वां में ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सहकारिता, ये 9वां का मतलब है कि इस इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे, नो से आपको याद रखना है। और आप सभी को बता चुके हैं कि इसमें अनुच्छेद मुख्य रूप से 243 में ग्राम पंचायत का चर्चा किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखें 10वां भाग भी आपको समझाए थे। 10वां भाग में सभी बच्चे को याद है कि जब अनुसूची है तो अनुसूची में 5वें भाग में आपको चर्चा किए थे कि 5 साल के लिए लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास की बात करता है, फिर भाग जाता है। इसीलिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है और ये अनुच्छेद 244 है। ये 10 तक पिछले क्लास भी आप सभी को एकदम याद था और आज के क्लास में अनुच्छेद 244 तक एक बार केवल रिवीजन कर दिए। अब सभी बच्चे आज के क्लास में हम लोग ध्यान दें, 11 नंबर अनुच्छेद से 11 भाग से 22 भाग तक आज हम लोग चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज सभी बच्चे बिना देखे परमानेंट बना सकते हो। तो पहले एक एक करके याद कर लो। भाग 11, भाग 12, भाग 13, ये 3 भाग एक साथ याद करते हैं। भाग 11, भाग 12, भाग 13 और भाग 14, 4 एक एक साथ चल दीजिए। तो इसमें भाग 11 पिछला दिन समझाए थे कि एक एक करके केंद्र और राज्य के बीच संबंध सही होना चाहिए। यानी भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध की चर्चा की गई थी।
राज्य संबंध की बात हो गई। जब हम 12 नंबर चलेंगे तो 12 नंबर में जो हमारा वित्त है, रुपया पैसा, संपत्ति है, इससे संबंधित बातें हमारे भाग 12 में किया गया है। यानी संविधान के भाग 12 में वित्त और संपत्ति से संबंधित बात की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 264 से 300 तक हमारा है। अनुच्छेद 264 से 300 तक जो अनुच्छेद है वो वित्त संपत्ति से संबंधित अनुच्छेद है। जब हम भाग 13 नंबर चलते हैं तो 13 इंपॉर्टेंट है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी वाणिज्य व्यापार वाणिज्य कहीं भी आना जाना को समागम कहते हैं। इससे चर्चा हमारा भाग 13 में किया गया है और भाग 13 हमारा अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। और जब भाग 14 नंबर चलते हैं तो ये संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा का चर्चा करता है। संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा की चर्चा करता है। कब? भाग 14। और भाग 14 के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है ये 308 से लेकर और 323 तक का अनुच्छेद जो है ये हमारा भाग 14 में है। बाद में फिर एक जोड़ा गया, ये 14 का क है। इसमें 323 ए बी कर करके इस लोक सेवा और अन्य सेवा का आधार क्या होगा, इस आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण के रूप में अनुच्छेद 323 का क और अनुच्छेद 323 का ख, ये दो अधिकरण जोड़े गए हैं बाद में। तो अभी आज का क्लास अब शुरू हो रहा है। 11, 12, 13, 14 देखना है सबको याद होता है कि नहीं। एक बार जो बच्चे एकदम गंभीरता से ध्यान दोगे उन्हीं को याद हो। 10 तक तो एकदम आपको याद ही है। 11 में आपको हमने जो समझाया कि एक एक करके केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे होंगे। जब संबंध अच्छे होंगे तो रुपया पैसा और संपत्ति आएगा। जब संबंधी खराब है तो संपत्ति कहां से आएगा? और जब तुम्हारे पास संपत्ति होगा तब व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, इधर उधर समागम करोगे, घूमने जाओगे और तब खूब घूम लोगे, तब नौकरी उकरी लोक सेवा की बात होगी कि हम नौकरी करेंगे। ये 14 नंबर में। इसलिए तुमको बोले थे कि एक साथ सीरीज में याद हो। ऐसे बच्चों को याद ही नहीं रहता है। भाग 11 पूछो, 12 पूछो, याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जो बच्चे को अभी हम बता रहे हैं देखो कितना अच्छा से याद हो जाएगा। 11 माने एक एक करके केंद्र राज्य का संबंध अच्छा होना चाहिए। जब हम 12 बोलेंगे तो कहना सर संबंध अच्छा है तो संपत्ति आएगा। तो इसलिए वित्त संपत्ति संबंधी चर्चा जो है भाग 12 में होगा। अच्छा संपत्ति आएगा तब तो कहना सर 13 में, तब व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, समागम करेंगे, तो ये भाग 13 होगा। और जब इधर उधर घूम लोगे तब तो कहना कि सर 14 में अब नौकरी करेंगे, बहुत घूम लिए, कितना घूमेंगे। इसलिए संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा की चर्चा होगी। और जब 14 का क होगा तो इस लोक सेवा का आधार क्या होगा, ये आधार की चर्चा अधिकरण में होगा 14 के क। हम उम्मीद करते हैं 11, 12, 13, 14 हम लिखेंगे तो तुम्हें अब याद हो जाएगा। भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। अनुच्छेद अभी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, भाग आज की क्लास में एकदम सबका क्लियर होना चाहिए। तो भाग 11 का मतलब एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है। भाग 12 अगर केंद्र राज्य संबंध अच्छे होंगे तो वित्त आएगा, संपत्ति आएगा, वित्त और संपत्ति की चर्चा है। भाग 13 वित्त और संपत्ति आ गया तो घूमेंगे, लेकिन देश में संघ के राज्य क्षेत्र के अंदर वाणिज्य, व्यापार और समागम की चर्चा है। और जब भाग 14 होगा तो इसके अंतर्गत लोक सेवा की चर्चा होगी। और 14 के क में लोक सेवा का आधार क्या होगा, अधिकरण जोड़ा गया। एक बार और बोलेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 11, 12, 13, 14 ज्वाइंट रूप में याद हो जाएगा। जब अपने से लिखोगे तो लगेगा कि सर मजेदार हो गया, एकदम याद हो गया। 11 नंबर एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा, 12 नंबर संबंध अच्छे होंगे तो वित्त और संपत्ति की चर्चा, 13 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम की चर्चा, और 14 नंबर आपको हमने बता दिया संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन लोक सेवा की चर्चा। और 14 के क में इस लोक सेवा का आधार क्या होगा, इसके अधिकरण की चर्चा है। तो हम समझते हैं कि 11, 12, 13, 14 एकदम याद हो गया तो ओके लिखिए। दिक्कत है तो लिखिए एक बार फिर से, तो फिर एक बार चल देंगे। सब एकदम याद होना चाहिए, 1 से लेकर 22 तक नॉन स्टॉप बजना है तुम्हें। वेरी गुड। कई बच्चे लगातार एकदम ओके लिख रहे हैं, इसका मतलब पूरे क्लास में खूब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। चलिए मैक्सिमम बच्चे का एकदम ओके है, यानी सभी बच्चे 14 क तक एकदम पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। अब हम लोग जरा एक एक करके देखें। भाग 15 देखें, भाग 16 देखें, भाग 17 देखें और भाग 18 देखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 15 है, कई बार पूछा हुआ है, 17 है और 18 है। 16 तो बहुत ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन हम लोग सबका सब सुनेंगे। 4-4 के पेज में चल रहे हैं, 18 हो जाएगा, अब 19, 20, 21, 22। और फिर जिनको लिख रहे हैं फिर से एक बार, तो 1 से 22 तक हम फिर से 2 बार बोल देंगे। और आज लगना चाहिए कि सर 22 तक बिना कुछ देखे हम लिख दें। जिन बच्चों को सचमुच तेज बनना है, वो लोग जब सुबह ब्रश कर रहे हो उस समय मन का जो आपका है द्वार उसको खोल लो और 1 से 22 तक रिवाइज कर लो। ब्रश होगी, एक एक करके रिवाइज भी होते जाएगा, ब्रश भी होते जाएगा। कि भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा, भाग 2 नागरिकता की चर्चा, भाग 3 है तो उन्हीं के मौलिक अधिकार की चर्चा, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व की चर्चा, 4 का होगा तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा। एकदम 22 तक डिवीजन मार लिया तो मतलब एकदम सही चल। तो अब जरा यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दीजिए, एक बार एकदम पूरे का पूरे आपका याद हो जाएगा। भाग 15 क्या है उसको सुनते हैं। तो हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन संबंधी सभी बातों की चर्चा की गई है। किसका निर्वाचन कैसे होगा, ये हमारे भाग 15 में इसकी व्याख्या की गई है। और ये 324 अनुच्छेद से 329 अनुच्छेद तक ये निर्वाचन की चर्चा है। जब हम भाग 16 में आएंगे तो इसमें कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। जो निःशक्त है, जिन्हें शक्ति नहीं है, जिनको कोई तरह की समस्या है, उन सभी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा हमारे इस संविधान में किया गया है 330 अनुच्छेद से 342 अनुच्छेद तक। इसके बाद 17 इंपॉर्टेंट है, इसमें राजभाषा की चर्चा की गई है। इसी के अंतर्गत बताया गया है कि हिंदी हमारे भारत देश की राजभाषा होगी, जिसकी देवनागरी लिपि होगी। ये राजभाषा की चर्चा हमारे संविधान के भाग 17 में है। और भाग 17 में आपको ध्यान रखना है राजभाषा है। और ये
343 से लेके 351 अनुच्छेद तक राजभाषा की चर्चा है। और जब हम भाग 18 पे आते हैं तो ये तो सब बच्चे जानते हो, भाग 18 में ही चलिए हम लोग ध्यान दें, एक बार सुनते हैं, विचार कैसे याद होगा उसको सुनिए। हमारे भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है, भाग 16 में कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है, और भाग 17 में हमारे राजभाषा की चर्चा की गई है, और भाग 18 में आपात प्रबंधन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति शासन से लेकर तमाम आपात प्रबंधन यहीं पे चर्चा मिलता है। तो अब जरा एक बार सुने, याद कैसे होगा? ऐसे कोई याद होगा नहीं, तो आपको अभी समझाते हैं, याद होते चला जाएगा। जब हम पूछे कि निर्वाचन हमारे किस भाग में है, तो आपको सोचना है कि निर्वाचन का मतलब चुनाव। तो चुनाव में जब कोई खड़ा होता है क्या बोलता है? क्या बोलता है उसको ध्यान में करो। मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, कोई खड़ा होगा तो निर्वाचन में क्या बोलेगा तुमको? सिर्फ एक ही बात बोलेगा, क्या? कि भाई जी एक बार हमको 5 साल के लिए मौका दे दीजिए, बस फिर हम देखिए गर्दा उड़ा देंगे। हो गया। परीक्षा में जब आएगा हमारा निर्वाचन किस भाग में है तो तुम मुस्कुराना कि वो चुनाव वाला सर, तो एक बार 5 साल के लिए कहता है कि खड़ा होने का मौका दीजिए, तो हो गया भाग 15 निर्वाचन है। हमें लगता है कि परमानेंट याद हो गया होगा। जब निर्वाचन बोलेंगे तो आपको मुस्कुराना है कि चुनाव, तो हर आदमी जो खड़ा होता है वो एक ही चीज बोलता है कि एक बार हमको 5 साल के लिए मौका देके देखिए, तो एकदम हमको आपका कल्याण कर देंगे, फिर अपने भले भाग जाए। तो हम समझते हैं कि ये तो सभी को भाग 15 एकदम परमानेंट हो गया, ये कभी भी निर्वाचन गड़बड़ नहीं होगा। और जल्दी से देख लीजिए भाग 16 आसान है, परीक्षा में पूछता नहीं है। कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। चुनाव हो गया तो जो उसके अगुआ भगुआ लगुआ है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान है, खाओ पियो निकलो, कुछ के लिए विशेष प्रावधान है। चुनाव हो जाएगा तब कुछ के लिए विशेष प्रावधान होगा। 16 में आपको ध्यान रखना है कि चुनाव हो जाएगा तब कुछ वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है, तो इसीलिए आपको 16 इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद हो गया। 17 सताने वाला है, 17 राजभाषा। किसी का भाषा उल्टा पुल्टा है, दूसरे भाषा में बोल रहा है तो आपको बड़ा सताता है। अब कोई इंग्लिश में बोले, आप बंगला में बोले और आपको उल्टा पुल्टा बोले, आपको समझ में नहीं आए तो कहोगे एकदम हमको सता रहा है, क्यों? भाषा का दिक्कत चल रहा है। तो राजभाषा एकदम सबको याद हो गया कि राजभाषा एकदम सता रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। और 18 में आपात प्रबंधन, ये तो सबको याद हो जाएगा क्योंकि दिमाग में सेट करना है कि जब तक लड़की का उम्र 18 साल नहीं है और अगर उनका ब्याह शादी कर देंगे तो समझो आफत घर में आ जाएगा, आपात प्रबंधन आ जाएगा, पुलिस पकड़ेगी तो सीधा जेल होगा। तो 18 साल में बालिग होना, ये जैसे ही 18 देखना तो मुस्कुराना कि सर समझ गए 18 से पहले आफत है और इसीलिए आपात प्रबंधन है। तो हम समझते हैं 15, 16, 17, 18 एक बार और बोलेंगे तो आपको परमानेंट याद। 15 का मतलब एक बार 5 साल के लिए हमको निर्वाचित कर दीजिए, निर्वाचन का चर्चा। 16 चुना जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। 17 एकदम सताता है क्योंकि राजभाषा है, भाषा समझ में नहीं आ रहा है। और 18 का मतलब आफत आगा अगर लड़की का उम्र 18 से कम में विवाह की है तब, और इसीलिए आपात प्रबंधन है। तो अब हम लोग को दिमाग में सेट हो गया और उम्मीद है कि आज का क्लास अब 11, 12, 13, 14 एक साथ, 15, 16, 17, 18 एक साथ, देखो 18 तक हम लोग पहुंच जाए। इसके बाद तो 19, 20, 21, 22 खत्म। फिर एक से रिवाइज मार देंगे और अपने से घर पे 3 बार अगर लिख दिया, एक एक टैबलेट 3 दिन, एक एक बार 3 दिन लिख दोगे तो लाइफ टाइम भाग तुमको याद हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग एक बार बढ़िया से सुनते हैं। हमारा भाग 11 में एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है। संबंध अच्छा होगा तो वित्त संपत्ति की चर्चा है, और संपत्ति होगा तो भारतवर्ष में हमारे जो राज्य सीमा के भीतर हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं। और 14 नंबर केंद्र और राज्य के लोक सेवा का चर्चा है। 14 के कम है उसी के अधिकरण की चर्चा है। और बस यहाँ से 15 एक बार 5 साल के लिए चुन दीजिए, निर्वाचन की चर्चा है। 16 चुना जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। 17 एकदम सताता है जब भाषा समझ में नहीं आता है, इसीलिए राजभाषा की चर्चा है। और 18 से कम में लड़की अगर विवाह किए तो आफत आ जाएगा, आपदा प्रबंधन की चर्चा है। ये पूरे आपदा काल में प्रबंधन की चर्चा है, आपातकालीन प्रबंधन की चर्चा है। तो अब आप समझ गए आपातकालीन प्रबंधन आपका 18 नंबर में चर्चा है। एक बार और बोलेंगे तो हमें लगेगा कि पूरा आपका 18 तक सभी बच्चे क्लियर हो। लास्ट बार जरा ध्यान दीजिए, सुनना है खूब, जहां सुनते जाइएगा एकदम याद होते चला जाएगा। ऐसे परमानेंट आपका कर रहा है। 11, 12, 13, 14 एक साथ, 15, 16, 17, 18 एक साथ, सब ज्वाइंट कीजिए तो आपने लिखा जाएगा। 11 एक एक करके केंद्र राज्य संबंध की चर्चा। 12 संबंध अच्छा रहेगा तो धन संपत्ति, ये संपत्ति की चर्चा। 13 संपत्ति आएगा तो भारत के राज्य सीमा के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा। और जब 14 आ गए तो आप सभी को याद हो गया कि इसमें जब घूम लिए तब नौकरी चाहिए, इसीलिए भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में लोक सेवा की चर्चा। और 14 के कम में इसके अधिकरण की चर्चा। 14 कंप्लीट हो गई। 15, 16, 17, 18, 15 एक बार 5 साल के लिए चुन लीजिए, एक बार 5 साल के लिए चुन लीजिए, निर्वाचन की चर्चा। 16 नंबर निर्वाचित हो जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा। और 17 नंबर अभी देखिए एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है, एकदम सताता है, एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है। बस इतने ध्यान रखोगे कि एकदम सताता है जब भाषा समझ नहीं आता है, राजभाषा की चर्चा। और 18 जैसे ही करेंगे कहना कि समझ गए, ये 18 से नीचे में आपातकाल और इसीलिए आपात प्रबंधन की चर्चा। 18 तक याद हो गया तो ओके लिख दीजिए। पंकज जी बीपीएससी के लिए बुक के फिर मैं बीपीएससी बैच में आएंगे तो आपको शुरू में ही सब पहला वीडियो में ही चलता है, ये बैच बीपीएससी का नहीं है, इसमें पढ़ने पर ध्यान दीजिए जो टॉपिक चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे लगता है 18 तक सभी को एकदम याद हो गया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको अभी भाग चलेगा लास्ट स्टेप चलेगा भाग 19, भाग 20। जहां सुन लिए तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए 18 तक तो 1 से एकदम क्लियर हो गया, तो जब 1 से 18 क्लियर तो 4 में क्या है, ये तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 19, 20, 21, 22 एक बार सुन लीजिए। 19 नंबर में कुछ नहीं किया हुआ है, मिसलिनियस। अब तक जितना चला वो सब मिला जुला के, इतना दिन भात दाल रोटी सब्जी, एक आध दिन खिचड़ी भी तो चलेगा। और जैसे ही 19 बोलेंगे तो कहना कि मिसलिनियस पूरे प्रकरण में मिला करके चर्चा है। तो 19 नंबर में प्रकरण की चर्चा है। और 20वां भाग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में संविधान संशोधन की चर्चा है। ये संविधान संशोधन ये सबसे ज्यादा आपसे पूछे हुए हैं कि संविधान संशोधन की बात हमारे किस संविधान के भाग में है, तो 20वां भाग में है। इसका अनुच्छेद भी आपसे पूछता है, तो सभी लोग जानते हो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है, जिसके अंतर्गत हम लोग संविधान का संशोधन करते हैं। और एक प्रकरण में आप सभी लोग का समझ में आ गया, पिछला जो चले थे उसी 360 तक हुआ था, तो 361 से 367 तक मिसलिनियस जो भी है वो प्रकरण करके चर्चा है। इसके बाद हम लोग देखें भाग 21, तो
इसमें कोई संक्रमण काल हो, जैसे अभी चल रहा है मेल, वहां पे 356 से 60 जो देखे थे वो राज्यों की आपात की चर्चा थी। भाग 21 में है कोई संक्रमण काल है या कोई हमारा अस्थायी कोई तरह की समस्या आ चुकी है, तो उसके लिए कोई विशेष आप नियम बनाना चाहते हो, तो संक्रमण काल में विशेष नियम बनाना चाहते हो, विशेष आबंध बनाना चाहते हो, तो उसकी चर्चा हमारे भाग 21 में किया गया है और ये 369 से लेके 392 अनुच्छेद में वर्णन है। और भाग 22 जब चलेंगे तो ये एकदम आसान है, इसमें सब संक्षिप्त नाम, हिंदी, इन सभी चीज का लिखा हुआ कैसे प्रारंभ है, इन सभी चीजों की चर्चा है 393 से 395 जो हमारे मूल अनुच्छेद। अब अभी एक बार सुन लीजिए तो याद होते चला जाए, एकदम आसान है। मेन इसमें 20 नंबर आपसे पूछे, लेकिन एक बार सुन लो तो क्लियर हो जाएगा। 19 में खिचड़ी बन गया प्रकीर्ण, सब मिला के प्रकीर्ण, 19 में प्रकीर्ण मिस्टीनियस। 20 जब बोलेंगे 20 तो कहना 20 माने जहर, और जहर हो गया तब तो शरीर में सुधार करना होगा, संशोधन करना होगा, 20 में संशोधन करना होगा क्योंकि 20 जहर चला गया। अब तो संविधान में कुछ लिखा हुआ है और समाज में मारकाट हो रहा है, पूरी दिक्कत हो रही है, तो कहोगे कि 20 है जहर है, इसका संशोधन कीजिए, नियम चेंज कीजिए। किससे? तो कहना कि 20 का पहला अक्षर देख रहे हैं क्या है, तो दू का खेल है, दू का खेल है। संविधान संशोधन जब बोलेंगे तो कहना कि सर भाग 20 चला गया, जहर चला गया, तो संशोधन होगा और इसमें दू का खेल है, 3 दूनी 6, 6 दू 8। एक बार पढ़ा पड़ेंगे, एक बार जोड़ देंगे। अनुच्छेद जब बोलेंगे 362, अनुच्छेद जब बोलेंगे 368, कहोगे 3 दूनी 6 दू 8, कहना कि समझ गया सर, 3 दूनी 6 दू 8 संविधान संशोधन, ये भाग 20 है। तो भाग 20 अभी तो अनुच्छेद सब चलेंगे, अनुच्छेद आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगा। आपको कोई पूछेगा अनुच्छेद 112 क्या है, आप तुरंत मुस्कुराओगे कि इसको पहचान नहीं रहे, एक एक करके हिसाब दो, बजट क्या है, बजट जैसे ही बोलेंगे 112 करना, एक एक करके हिसाब दो, बजट हो गया। 110 प्रधान विधेयक हो गया, क्योंकि एक एक करके जीरो हो गया तो धन कहां गया। बहुत आराम से मजे में हम लोग सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपको लगेगा नहीं कि कोई लोड पड़ रहा है और लगेगा कि बात सब क्लियर भी होते जा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला काम है भाग एकदम क्लियर चाहिए। तो 20वां नंबर भी सबको याद हो गया, 20 तो 20 जहर तो संशोधन, संविधान संशोधन। और 21 नंबर में संक्रमण काल में या किसी आपदा में विशेष आबंध की चर्चा हमारे भाग 21 में है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इसकी चर्चा की गई है। और ये 22 भाग 2 बार हम लिखेंगे। अब देखना है कौन कौन बच्चे हमें 22 भाग एक एक करके बिना देखे बताने में सक्षम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सुनिएगा जरा ध्यान से, इसमें हम लोग जहां पे सुने उसको देखें। 4 में एक 4 क भी लग गया है, 9 में हम लोग देखे थे 9 क भी लगा और 9 ख भी लगा, ये सबको याद है। और एक 14 में हम लोग देखे थे कि अलग से लोक सेवा वाला में अधिकरण जोड़ा गया, 14 क जोड़ा गया। फिर हम लोग सुने थे 7वां नंबर को समाप्त कर दिया और इसीलिए 22 में एक चला गया तो 21, ये जुटा तो 22, ये जुटा 23, ये जुटा 24, ये जुटा 25। इसीलिए वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग कहते हैं, जो अंकीय रूप से है, मूल रूप से 22 ही भाग है। अब तेजी में हम लोग एक बार 22 का 22 सुनते हैं और देखना है कितने बच्चे। देखो, तीसरा में इन नागरिकों को कुछ अधिकार दो, चौथा इन नागरिकों के लिए कुछ नीति बनाओ, और चौथा में नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य बताओ। क्या करेगा, यानी कि खाली खा पी के सुतेगा, ऐसा नहीं। तो अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। देश बनाओ, नागरिक लाओ, अधिकार दो, उसके लिए नीति बनाओ और नागरिक को कर्तव्य बताओ। 4 तक आपका क्लियर हो गया। संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 का में मूल कर्तव्य। 5वां 6वां 7वां 8वां एक साथ। 5वां में बताया संघ क्षेत्र की चर्चा, राज्य क्षेत्र की चर्चा, 7वां हट चुका है और 8वां में हमने देखा 8 ऐसे लिखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, और इसलिए संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा चलेगा। 9वां में आपको बताया कि 9 पंचायत, 9 ना इसमें नगर निकाय, 9 सहकारिता, 9 ये 9वां आपका क्लियर हो गया। 10वां और 11वां 12वां आपको 11 12 13 14 एक साथ चलना है। 10वां में हमने आपको बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का चर्चा है, 11 12 13 14 एक साथ। 11 में आप लोग को याद होगा, 11 में हम बताए एक एक करके संघ राज्य क्षेत्र के विषयों का बंटवारा है, संघ राज्य संबंध की चर्चा है, संबंध अच्छा होगा तो 12 वित्त संपत्ति की चर्चा है, 13 भारत के राज्य सीमा के भीतर वाणिज्य व्यापार और समागम की चर्चा है, और पूरे समागम हो गया तो संघ और राज्य क्षेत्र के लोक सेवा की चर्चा है, और 14 में उसके आधार अधिकरण की चर्चा है। फिर हम लोग चलेंगे 15 16 17 18। 15 नंबर में हमने आपको बता दिया एक बार 5 साल के लिए मौका दीजिए, निर्वाचन की चर्चा है। 16 में चुना जाएंगे तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है, और एकदम सताता है क्योंकि भाषा नहीं आता है तो राजभाषा की चर्चा है, और 18 नाबालिग वाला बताए थे इसलिए आपात प्रबंधन की चर्चा है। 19 20 21 22 में 20 सबसे इंपॉर्टेंट था और आपको बताए थे 20 जहर है, जहर है। 19 में एक प्रकरण मिसलिनियस की चर्चा है, और 20 में आपको बताया कि जहर है, सुधारना होगा, संविधान संशोधन की चर्चा है। और 21 नंबर और 22 नंबर आपको बता दिए। 21 में अस्थायी या संक्रमण काल में कोई कानून का प्रावधान करना है, विशेष आबंध करना है तो उसकी चर्चा है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और उसके प्रारंभ होने की चर्चा है। तो हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा 22 भाग एकदम आप लोग का क्लियर हो गया। 22 भाग स्पष्ट हो गया, एकदम लिख सकते हैं तो ओके लिख दीजिए। सुनो कुमार, देखो गधा को कलश गधा लायक चल रहा है, पॉलिटी की चर्चा का। वो हम लोग टॉपिक चल रहे थे हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो हम लोग जो चल रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पूरे सुनेंगे इससे, और संविधान की विशेषताएं आज कंप्लीट होने के बाद अगले दिन आपका इससे रिलेटेड जितना भी पढ़े हैं भाग, अनुसूची, विशेषताएं, इन सभी से टेस्ट राउंड होगा अगले क्लास में। टेस्ट होने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना जब पढ़ा देंगे तो हमारा पढ़ाने का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। फिर एक एक भाग करके आपको पढ़ाएंगे, भाग 1 भाग 2 अपने ऑटोमेटिक हम लोग का बढ़ते जाएगा, 22 भाग तक पढ़ेंगे, पॉलिटी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए संविधान की विशेषताओं में हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पूछा जाएगा यहाँ पे 2-3 चीज कि वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो वर्ल्ड में पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत हो जाएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान इसीलिए है क्योंकि हमारा जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थे, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची वर्तमान में आपको बताया है, हमारे 12 अनुसूची है, 22 भाग आपको बताए हैं, वर्तमान में हमारे 25 भाग है, लेकिन यह 25 संख्यात्मक है, मूल रूप से 22 ही है। और 395
395 आर्टिकल अनुच्छेद है, जिसको अब धीरे धीरे कई संविधान में जुड़ते चले गए और लगभग 465 जो है अनुच्छेद तक की चर्चा वर्तमान समय में। और इतने अनुसूची, इतने भाग, इतने अनुच्छेद वर्ल्ड के किसी संविधान में नहीं है, इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद अगर हम चर्चा चले तो नेक्स्ट आते हैं हमारे संविधान की विशेषताएं। तो अगली नंबर बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग देखते हैं, हमारा संविधान एक जगह से नहीं लेके इसके लिए हम लोगों ने इसके विभिन्न स्रोत का प्रयोग किया है। हमारे संविधान के लिए विभिन्न स्रोत का प्रयोग किया गया है, स्रोत भी आपको डिटेल पढ़ा चुके हैं, इस पर भी आपका टेस्ट होगा। तो हमारे संविधान के लिए विभिन्न स्रोत रहे हैं। हमारे संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी ने भी साफ कहा कि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधान को छान कर तैयार किया गया है। आलोचक ये कहते हैं कि भारत का संविधान कॉपीराइट है, इधर उधर से चुराया हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कॉपीराइट रहता तो एक ही देश के सब चीज खींच लेते, विभिन्न देशों से छानकर भारत के लिए जो हमारे अनुकूल थे उन सभी को हम लोग एक जगह किए हैं, इसलिए भारत का संविधान विश्व के सभी संविधान को छानकर तैयार किया गया है। ये विभिन्न स्रोत में इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे, इंपॉर्टेंट आप लोग अपने खुद से बता देंगे कहां से क्या लिया गया है। अमेरिका से आपको बताया है, मुख्य रूप से हम लोग अमेरिका से ही सीखे लिखित संविधान बनाना, अमेरिका से ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, मौलिक अधिकार प्रदान किए। अमेरिका से ही हम लोग देखे थे और भी चीज जो पिछले क्लास में आपको समझाए थे, मौलिक अधिकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में होगा, अमेरिका से ही हम लोग लिए थे। तो अमेरिका से मुख्य रूप से हम लोग देख लिए लिखित संविधान लिए, मौलिक अधिकार लिए, उपराष्ट्रपति का पद जिस रूप में अभी भारत में है, अमेरिका से ही हम लोग इसको लिए। इसके बाद आपको समझाए थे ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है दो चार हम लोग चर्चा कर ले। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए, जल्दी से बता दीजिए। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, केवल अभी एक रिवीजन कर रहे हैं कि भारत के संविधान में कई स्रोत दिए गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या लिए, जल्दी से, समवर्ती सूची। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो चीज आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया से एक तो समवर्ती सूची हम लोग लिए। समवर्ती सूची का मतलब है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, टकराव की स्थिति में ये राज्य के कानून की जगह केंद्र के कानून मान्य होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए। और दूसरा प्रस्तावना की भाषा, देखो राकेश जी प्रस्तावना केवल लिखे तो गलत हो जाएगा, रजनीश जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना में जो भाषा है, ये भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए है। बाकी प्रस्तावना कहां से लिया है, जल्दी बता दीजिए। प्रस्तावना कहां से लिया है, जल्दी बताइए, प्रस्तावना कहां से लिया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया है। वेरी गुड। प्रस्तावना हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बहुत सुंदर। कुछ और देश आपको बताए थे, एक इंपॉर्टेंट हम लोग और कर ले, आयरलैंड। और आपको बताया था कि हम लोग अपने संविधान में आयरलैंड से क्या लिया है, ये सभी लोग को मालूम है, जल्दी से बता दीजिए। आयरलैंड से हम लोग क्या लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राज्य के नीति निदेशक तत्व, वेरी गुड। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले बताएं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। आयरलैंड से एक चीज और लिए थे, जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो निर्वाचक मंडल से होगा, ये भी हम लोग आयरलैंड से ही लिए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। और ऐसे आपको हम समझा चुके हैं डिटेल में। अब बताओ जल्दी से, आपातकाल का प्रबंधन कहां से लिए, जल्दी बता दीजिए। आपातकाल जो हमारे देश में घोषणा होता है, ये आपातकाल का प्रबंधन हम कहां से लिए, वेरी गुड, जर्मन। जर्मन के वाइमर गणतंत्र का जो संविधान था, इसी जर्मन से हम लोग ये आपातकाल का प्रबंधन लिए हैं। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है। और विभिन्न स्रोतों में सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा भाग किसका लिया हुआ है, तो आपको बता दिए थे, भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी गुड, इसके बारे में बिल्कुल सही बताया। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम सबसे ज्यादा यहाँ पर सिस्टम अपने संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी विशेषता है, भारत के संविधान विश्व के अन्य जितने भी संविधान थे उसको छान कर तैयार किया गया है। और कई जगहों से हम लोग देखे थे, 60 लगभग देश से हमारे संविधान की जो बात आई थी वो हम लोग समझ गए। अब जल्दी से ये बता दीजिए, हमारा भारत का संविधान कैसा है, का संविधान लचीला है। बताइए जल्दी से, भारत का संविधान कठोर है या लचीला है, क्या लगता है, का संविधान कठोर है या लचीला है। लचीला को ही हम लोग नम्यता कहते हैं, नम्यता कहते हैं, और कठोर को अनम्यता कहते हैं। नम्यता के साथ है या अनम्यता है, कठोर है या लचीला है। बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया, दोनों में कई लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। कठोर और लचीला दोनों। कठोर थोड़ा सा भी गलती किए तो कोई भी टाइम नहीं लगाते डांटने में, और लचीला जरूरत पड़ने पर कोई पैसा देके मदद भी करते हैं, दोनों है। ये कैसे है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये कठोर और लचीला कहने का सेंस है कि क्या जो हम संविधान दिए हैं, लिखे हैं मूल रूप से, इसको हम बदल सकते हैं। तो यस, हमारे संविधान संशोधन की बात हमारे भाग 20 में अनुच्छेद 368 में चर्चा किया गया है। पिछले क्लास में भी भाग 20 समझाए थे कि 20 आ गया तो जहर आ गया, संशोधन की जरूरत है। और ये 2 से 3 गुना 6 2 8 पे चर्चा आपको किए थे। हमारा अनुच्छेद 368 से तय होता है हमारा संविधान कैसा है। अंबेडकर जी ने बहुत बारीकी ढंग से, अमेरिका में संविधान को बदलना बहुत कठोर है, वहीं ब्रिटेन वगैरह कई देश में एकदम लचीला है। और हम लोग कहने का सेंस है कि भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि जो आसान उपबंध है, एकदम नॉर्मल सिस्टम है, उसको केवल रखे कि आसानी, इसके लिए सरकार जब चाहे बदल सकती है, उसको सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको बदलने के लिए केवल सामान्य बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से उसे बदला जा सकता है। और कुछ प्रावधान ऐसे भी होंगे, बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की भी सहमति आवश्यक होगी। देखो, ये लचीला और कठोरता को जो दिखा रहा है, हम अभी समझा रहे हैं, बढ़िया से सुनिए। पहला नंबर आपने क्या सुना, कुछ अन्य बहुमत से बदल सकते हैं। अंबेडकर जी की क्या बात है, उन्होंने तो 368 में दे दिया कि जो लोग चुन के आओगे उनको पावर है, कोई चीज तुम्हें लगे कि हम संविधान के अनुसार नहीं चल सकते या संविधान मेरे अनुसार से नहीं चल सकता, तो तुम उसमें संशोधन कर सकते हो, कि तुम्हें पावर है। ये अनुच्छेद 368 है। और ये संशोधन के लिए उन्होंने बनाया
यहीं से कठोरता और जो लचीला है दोनों पता चलता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो एक सामान्य बहुमत का मतलब है आधे से अधिक 50% प्लस 1 ये सामान्य बहुमत होता है। जो कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको लोकसभा में सामान्य बहुमत होगा तभी बनेंगे। तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर है, वो जब चाहेंगे संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि उस आधा 50% प्लस 1 सीट रखे हैं तभी प्रधानमंत्री बने हैं और सामान्य बहुमत उनके पास है। आधे से एक आध ज्यादा लोग जैसे ही पारित करेगा वो पारित हो जाए। तो ऐसे भी किए कि ऐसा तो प्रधानमंत्री जो चाहेगा सब बदल दे। तो कुछ विषय वस्तु को ऐसा भी रखा गया, विशेष बहुमत का मतलब 2/3 बहुमत। 2/3 को विशेष बहुमत कहते हैं। 3 आदमी में 2 आदमी सपोर्ट करना चाहिए। अब समझ सकते हो कि इसमें हम परसेंटेज में अगर बदले तो 66% या 51% था। इसको विशेष बहुमत बोलते हैं, मतलब सत्ताधारी विपक्ष के भी कुछ लोग अगर शामिल होंगे तब वो पारित होगा। तीसरा फिर ये भी है, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के विधानसभा से भी पूछिए, आधे से अधिक राज्य भी सहमति देता है तब उसको आप बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं बदल सकते। इसका मतलब जो विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य, ये सबसे खतरनाक है। ये करना बहुत टफ काम है और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कठोर है, तुरंत हम लोग नहीं बदल सकते। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एकदम लचीला है, जब चाहेंगे बदल देंगे। और इसीलिए हम अपने संविधान को नम्रता और कहते हैं, कठोर और लचीला दोनों कहते हैं। तो हमारे संविधान की नेक्स्ट विशेषता भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। में एक और विशेषता देखते हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहने का सेंस है, पहले हमारे मूल संविधान में कहीं भी अम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहीं यह व्याख्या नहीं किया कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। धर्मनिरपेक्ष कहने का सेंस है कि हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, कोई ये उनके स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में अम्बेडकर जी ने बताया। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या कहीं भी हमारे संविधान में नहीं था। इसको हमारे प्रस्तावना में अलग से धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया। और आप सभी लोग जानते हैं संविधान संशोधन से 1976 में ये हमारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। आपसे कभी भी पूछेगा कि धर्मनिरपेक्षता कहां पे है, तो प्रस्तावना में है। ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में हम लोग ऐड किए और इसके उद्देश्य एक ही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को एक भाव से देखेंगे। हमारे राज्य का, राष्ट्र का कोई एक राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकार में सब बातें चलेंगे। तो ये धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की विशेषता है। अगला नंबर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे संविधान कहता है कि हमारे भारत देश में वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मताधिकार करने का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति वयस्क हो चुके हैं, कुछ चाहे कोई भी रुपया पैसा रखे हो, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, सभी को समान मत देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो 2 वोट डालेगा, गरीब है तो 1 वोट डालेगा। सभी एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। और चाहे वो कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, कोई छटेगा नहीं। तो सोचो, जाति, लिंग, धर्म, धन सभी को बराबर किया गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आप जानते हो जिस समय संविधान हमारा बना, वयस्क करने की आयु क्या थी, वोट देने की आयु क्या थी, जल्दी बता दीजिए लिख के। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय वयस्क का मतलब कितने साल के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता होगा, जल्दी से। वेरी गुड रजनीश जी, मनीष जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारा संविधान बना तो 21 वर्ष जिनका होता था उन लोगों को हम लोग वयस्क गया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 61वें संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 से ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन ये 1988 में हुआ। 88 के पहले 21 साल वाले को ही वयस्क मानते थे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्क 21 साल की जगह 18 साल को ही हम लोग माने। और 1988 से लगातार चला आ रहा है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी व्यक्ति है उन्हें 1 वोट देने का अधिकार है। वयस्क मताधिकार की हमारी संविधान की विशेषता है। तो हम लोग देख लिए कि पहले 21 वर्ष को वयस्क मानते थे। ये 61वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 1988 के द्वारा 18 वर्ष से या 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति को वयस्क मताधिकार में 1 वोट देने का अधिकार शामिल किया गया। तो हमारे संविधान की जो विशेषता है उसमें आप वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन 1988, 21 से घटाकर 18, इतना दिमाग में सेट रखेंगे। हम लोग फिर देखें, बिल्कुल राजीव गांधी, बिल्कुल सही जवाब आपका है। अब हम लोग इसमें देखते हैं हमारे संविधान की विशेषता क्या है। तो हमारे संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सभी जो हमारे देश के निवासी हैं उन्हें भारतीय होने का, भारत के होने का एक पहचान पत्र दिया जाता है, चाहे वो आधार कार्ड के माध्यम से हो या वोटर कार्ड के माध्यम से हो। और एकल नागरिकता में प्रावधान किया जाता है कि वो देश के किसी भी राज्य में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। देश के सीमा के अंदर कोई राज्य का व्यक्ति किसी राज्य में जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ये एकल नागरिकता की विशेषता होगी। अगला नंबर हम लोग देखें, बहुत अच्छी विशेषता है। हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघात्मक व्यवस्था की ओर इशारा करता है। संघात्मक का मतलब हमने बताया था कि जिसमें बंटवारा हो जाए वो संघात्मक है। और सबसे पहला संघात्मक व्यवस्था अमेरिका ने स्थापित किया। इसमें 2 तरह के प्रावधान होते हैं, एक राज्य के हेड होते हैं, एक केंद्र के हेड होते हैं। और जहां राज्य के अपने हेड हो, केंद्र के अपने हेड हो, तो इसको संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। और भारत ने भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। लेकिन हमने आपको बताया था कि भारत का ढांचा संघात्मक है, देखने में लगता है संघात्मक है, परंतु हम लोग एकात्मक की ओर झुकाव रखते हैं।
थे उस चीज को फिर से सुन लें। हम लोग सभी का एकल नागरिकता ये बताता है एकात्मक व्यवस्था है, नहीं तो हम लोग का डबल नागरिकता का पहचान पत्र होना चाहिए था। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जब चाहे मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, एकात्मक की ओर इशारा है। बड़े बड़े जो यूपीएससी से आते हैं एसपी डीएम, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीएससी का पोस्टिंग होता है, राज्य पर उनका सबसे बड़ा नियंत्रण होता है, एकात्मक की ओर इशारा करता है। एकात्मक का मतलब होता है एक जगह से कंट्रोल होना, संघात्मक का मतलब है दोनों जगह से कंट्रोल होना। जो समवर्ती सूची और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, ये एकात्मक का लक्षण है। इसका मतलब हमारा भारत का संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु जो हम लोग का आत्मा, इसमें हम लोग देखें बॉडी संघात्मक है, आत्मा एकात्मक है, एकात्मक की ओर हम लोग का झुकाव। तो अब हम लोग यहाँ पर ये संघात्मक और एकात्मक की विशेषता भी हम अपने संविधान की विशेषता में समझ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग और देखें, कहीं भी संघात्मक व्यवस्था होते हैं तो वहां निश्चित रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका होते हैं। वहां न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है। और इसीलिए भारतीय संविधान में भी हम लोग विशेषता रखे हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का। स्वतंत्र न्यायपालिका का विशेषता रखे हैं, मतलब न्यायपालिका बनाना आसान है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रधानमंत्री खुद से तुरंत हटा देगा, उसके लिए विशेष बहुमत का प्रावधान है, विरोधी दल की भी भूमिका होगी। जज साहब को कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता बनाने के बाद, वो स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री को भी पनिशमेंट दे सकता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की हमारी विशेषता होगी। ये मुख्यमंत्री को भी जेल भेज सकता है, प्रधानमंत्री को भी जेल भेज सकता है। ये हमारे संविधान की विशेषता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करें और इसके बाद हमारे संविधान की जितनी विशेषताएं थी आज कंप्लीट हो गया। अगला क्लास आपका टेस्ट का है, एक नजर पूरे बढ़िया से पढ़ के रहेंगे और तब टेस्ट के बाद आपका संविधान की प्रस्तावना पढ़ाएंगे। प्रस्तावना जब समाप्त हो जाएगा तब आसान है, भाग से भाग 1, 2 ऐसे करके शुरू करेंगे, 22 भाग तक आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। आपको भी लगने लगेगा कि हाँ अब धीरे धीरे पॉलिटी जिसको हम भारी समझ रहे थे एकदम आसान है। तो हम लोग जरा अब पूरे बढ़िया से सुने। हमारे संविधान में जर्मन से आपातकाल जो अभी देखे हैं, इस आपातकाल का प्रावधान किया गया है, ये विशेषता है हमारा। यानी हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है, ये आपातकालीन प्रावधान ये हमारे संविधान की विशेषता है, जो पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये अनुच्छेद 352 से 360 तक में चर्चा किया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान जो हमारे संविधान में है 352 से लेकर 360 तक, इसमें इमरजेंसी होने पर जैसे आपको मेन 3 पूछता है, 352, 356 और 360, ये तीनों सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न होते हैं। अभी भी सुना रहा है, फिर डिटेल में भी सुनेंगे। 352 में साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि यदि किसी प्रकार का कोई बाह्य युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो राष्ट्रपति को पावर होगा कि अपने देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा का मतलब है कि उसमें फिर राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा पावर होंगे। सामान्य दिनों से अलग नियम कानून बन सकते हैं। कोई अंदर में भी आक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। हमारे संविधान में 352 में लिखा हुआ है कि अगर आंतरिक अशांति हो जाए, मतलब अगर हमारे देश में अंदर अशांति फैल जाए, शांति न रहे, तो उस कंडीशन में भी आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकते हैं। और इस चीज का कई बार दुरुपयोग भी हुआ। युद्ध के दौरान सबसे पहले 1962 में जब चीन से लड़ाई हुई तो पहली बार 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। इंदिरा गांधी ने 1975, 1976 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का हवाला देते हुए, इंदिरा गांधी जब देखी कि काफी लोग हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, हम क्या करें, तो उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द की घोषणा से इसी शब्द से 1975 में इमरजेंसी लागू कर दिया था। बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उसने पाया कि आंतरिक अशांति शब्द बड़ा खराब है, ये तो कोई चाहेगा तो आंतरिक अशांति शब्द का नाम लेकर के जब चाहेगा तब इमरजेंसी लगा देगा। तो मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द जो हमारे मूल संविधान में था उसको हटा दिए और उसके जगह एक नए शब्द दिए, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि अगर देश में शस्त्र के साथ, हथियार के साथ कोई विद्रोह कर देता है तो उस कंडीशन में ही इमरजेंसी की घोषणा हो सकती है। आंतरिक अशांति के नाम पर कोई इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते। यानी मूल रूप से हम लोग का आंतरिक अशांति शब्द था, इंदिरा गांधी इसका फुल फायदा उठाई, जो डिटेल में सुनोगे, उसी को समाप्त करने के लिए यह शब्द हटाया गया और इसके जगह शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह, कि शस्त्रों के साथ विद्रोह होगा तब तो हम लगा सकते हैं इमरजेंसी। ऐसे आंतरिक अशांति कहने का सेंस कुछ है ही नहीं, जिसको जितना चाहेगा वो आंतरिक अशांति बोल करके इमरजेंसी लगा देगा। 356 अनुच्छेद सभी बच्चों को मालूम है। अनुच्छेद 356 में ये तब होता है जब राज्यपाल ये देख ले कि राज्य के अंदर
संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, संविधान ठीक से लागू नहीं हो रहा है, तो राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वो राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। यही अनुच्छेद 356 है। और अनुच्छेद 360 इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए जिसमें लगने लगे कि रुपया पैसा हो सकता है हमारे यहाँ गड़बड़ स्थिति आ जाए, तो 360 का प्रयोग करके हम लोग वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं। नियम बदल जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने का जो इसमें नियम बनेगा कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1000 से ज्यादा नहीं निकालेगा तो नहीं निकाल सकता। कोई भी व्यक्ति अंतिम एक साल में 50,000 निकालेगा, भले उसके खाता में 20 लाख रहे, नहीं निकाल सकता। वित्तीय आपातकाल घोषणा होने के बाद इसके अनुसार से सिस्टम चले। तो ये सभी हमारे संविधान की विशेषताएं थी और संविधान की विशेषताएं आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन यानी कल आप लोग का पूरे इतने टॉपिक सेट है। उस विशेषता में हम लोग देखे थे संविधान की अनुसूची, संविधान के भाग और हमारा संविधान किस प्रकार से कठोर और लचीला का मिश्रण है। इन सभी से रिलेटेड आज आपका 30 क्वेश्चन का टेस्ट होने जा रहा है। पॉलिटी में हर लेसन से आपका टेस्ट होते जाएगा साथ साथ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़िया हो जाए। 30 क्वेश्चन में मीडियम और नीचे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे का कम से कम 26 अंक 25 अंक आना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्लास पर ध्यान दे रहे हैं, बाद में वीडियो को देख रहे हैं। 26 से नीचे का मतलब है और आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए टेस्ट हम शुरू करते हैं और एक एक करके आपको जो अच्छा आंसर इसका सही लगेगा उसका आंसर देंगे। अगले क्लास में हम लोग का लेसन शुरू हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, फिर प्रस्तावना पढ़ा करके उसका टेस्ट लेंगे और तब संविधान के भाग से हम लोग चलेंगे। 1 से 22 भाग तक हम पढ़ा लेंगे, आपका सिलेबस एंड हो जाएगा पॉलिटी का। तो हम लोग को और छोड़ पहले तो पता लगना चाहिए था, इतना दिन तक हमने प्रयास किया कि संविधान की जो बेसिक बातें हैं वो सब चीज आपका पहले क्लियर कर दे। तो चलिए अब टेस्ट के लिए आप तैयार है। पहला क्वेश्चन आपके लिए और देखना है कितना बढ़िया आप इसका आंसर देते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष देश का क्या अर्थ है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। जल्दी से आंसर कीजिए और बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा और बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सही बन जाएगा। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। आरआरबी में पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन आरआरबी एसएससी समय पूछा हुआ है सभी प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है। संविधान के कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का एकात्मक लक्षण है राष्ट्रपति किसी भी राज्य के शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, एकल संगठित न्यायपालिका है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, ये सभी है। एकात्मक का मतलब बताए थे एक जगह से कंट्रोल होना, एकल संगठित न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया नीचे का कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, एकात्मक का लक्षण है। राष्ट्रपति जब चाहेगा राष्ट्रपति शासन लगा के मुख्यमंत्री को समाप्त कर सकता है, राष्ट्रीय आपात भी राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। ये सभी के सभी एकात्मक के लक्षण है और बिल्कुल हम देख पा रहे हैं डी मैक्सिमम बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जरा ध्यान दें और बिल्कुल सही बनाए, ध्यान दें और सही बनाए। कौन एक धर्मनिरपेक्ष, कहां पे धर्मनिरपेक्ष की बात बताता है? भारत धर्मनिरपेक्ष कहां से ज्ञात होता है? मूल अधिकार से, 9वीं अनुसूची से, नीति निर्देशक तत्व से, संविधान की प्रस्तावना से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप लोग तो बहुत जबरदस्त जवाब आप दे रहे हो। हम लोग देखे थे कि भारत में धर्मनिरपेक्ष का जो जिक्र है ये हम लोग देखे थे कि ये संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से बाद में जोड़ा गया था, पहले से नहीं था और इसलिए डी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में भारत को कैसा वर्णित किया गया है? इंडिया और भारत दोनों का चर्चा है और कैसा वर्णित किया गया है? राज्य मंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाह, बिल्कुल सही जवाब। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और बी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, राज्यों का संघ। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा देखें, किस देश ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया? जल्दी से आंसर दीजिए। किस देश ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया? वाह, वेरी गुड। अमेरिका वर्ल्ड में पहला देश है जो विश्व को लिखित संविधान दिया। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो भारत, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा आप लोग चल रहे हैं। अभी तक तो नेचर देख रहे हैं कि आपका कई बच्चे 100% सही किए हैं। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? ये तो सब लोग का सही हो जाएगा। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? वाह, वेरी गुड। सबसे पहला की बात होगी तो अमेरिका, सबसे विस्तृत की बात होगी लिखित संविधान में तो भारत। बिल्कुल सही जवाब है। संविधान की विशेषता में हम लोग देखे थे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा देखें, एकदम आसान प्रश्न आपके लिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? समझाए थे, सही करिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 62, 66, 78, 87। वाह, बिल्कुल सही, वेरी गुड, जबरदस्त। हम सभी को मालूम है 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था और चीन के आक्रमण के समय सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका है। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन जरा देखें। देखिए प्रश्न क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पिछले क्लास में बताया थे 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 वित्तीय जो है हम लोग देखे थे संकट की घोषणा होता है, वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन 356 भी बिल्कुल सही जवाब आप लोग का चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बिल्कुल अभी तक सब लोग का सही आंसर चल रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? जल्दी आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आपात, यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद से कर सकता है? और बिल्कुल सही जवाब 352, 56 से राष्ट्रपति, 60 से वित्तीय आपातकाल। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले, देखते हैं कितने बच्चे सही बना पाते हैं। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? हमने आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। अब हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग नहीं है, अब सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग है। तो आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में किया गया था और कई बच्चे इसमें गड़बड़ किए हैं, इसलिए सही आंसर 1975 होगा। हाँ, कब आंतरिक अशांति खत्म करके सशस्त्र विद्रोह किया गया तब 78 होता और 44वां संविधान संशोधन होता, इसलिए इसमें सही आंसर बी सी है। कई बच्चे इसमें गड़बड़ किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, ये तो आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। देखिए कितना रेलवे बोर्ड ने कितनी बार इसको पूछ चुका है। जल्दी से देखिए, किस संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटा के 18 साल की गई। वेरी गुड, बहुत सुंदर और बिल्कुल सही। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु, वयस्क मताधिकार की आयु 18 साल किया गया, 21 से घटा करके। बिल्कुल सही आपका चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया से बताएं। ये भी देखो रेलवे भर्ती बोर्ड में कई बार आ चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जल्दी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अनुसूची है 8वीं अनुसूची। अगर 8वीं भाग होता तो केंद्र शासित प्रदेश होता, लेकिन 8वीं अनुसूची है तो भाषाओं के साथ संबंध है। और सी बिल्कुल सही जवाब है। 8वां भाग होता तो केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा होता। बहुत सुंदर, वाह, आप लोग तो बहुत कमाल के आंसर दे रहे हैं। चलिए जल्दी से बता दो, जल्दी से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? 7वीं अनुसूची में बताया था 7 सताने वाला है, विषयों का बंटवारा है, उसमें संघीय सूची का मतलब केंद्र की सूची है। ये कौन सा नहीं है? रेलवे केंद्र की बात है, बैंकिंग केंद्र की बात है, सिक्का वही डालेगा तो मछली उद्योग की केंद्रीय सूची में नहीं होगा। और बिल्कुल आप लोग का सही जवाब चल रहा है। बहुत सुंदर। अगला नंबर जरा जल्दी से सही बना दीजिए। सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? जल्दी आंसर दीजिए, ये अच्छा प्रश्न है। अनुसूची बताना है जिसमें सरकार को टैक्स देने का अधिकार मिल रहा है। जल्दी आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, कई बच्चे तो बहुत सुंदर जवाब, सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 7वीं अनुसूची में विभाजन है और विषयों का जो विभाजन होगा उसी से तय होगा सरकार शुल्क और टैक्स कौन लगाएगा, और इसीलिए इसका भी सही आंसर भी था 7वीं अनुसूची। चलिए बहुत बढ़िया, कई लोग लेकिन गलती किए। अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। एकदम सही करिए। चौथी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? अनुसूची याद करो, चौथी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए बहुत बढ़िया अरुण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चौथी अनुसूची सभी को मालूम है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में कितने सीट होंगे, ये चौथी अनुसूची में वर्णित है। और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए ये भी देखो, रांची रेलवे भर्ती बोर्ड में 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, देखिए जरा, एकदम हल्का क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ का पूछा हुआ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? ये तो सभी लोग का सही होगा। वेरी गुड। मूल रूप से कहता तो 8 होता, लेकिन मूल नहीं है तो हमारे 12 अनुसूची है। और बी बिल्कुल सही जवाब है। मूल जब तक शब्द नहीं देगा तब तक 8 में टिक नहीं मारेंगे, 12 ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ रही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कितने अच्छे सही कर पाते हो। हमारी 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है, जो संवैधानिक भाषा है उसमें कौन नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। वाह, बिल्कुल सही जवाब। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ये सिंधी और नेपाली दोनों है, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। और बिल्कुल सही जवाब आपका है। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन आपका है, यदि भारत संघ को नए राज्य को निर्माण करना है तो संविधान के किस अनुसूची में एक को अवश्य संशोधित करना होगा? सोच के बताओ। नया राज्य बनाना है तो किस अनुसूची में अवश्य बदलाव करना होगा? उस अनुसूची में लिखना पड़ेगा कि हमारा ये चीज हो गया है, नया संख्या राज्यों का इतना हो गया है। वेरी गुड, कई बच्चे बिल्कुल सही बना रहे हैं, कई बच्चे गड़बड़ भी कर रहे हैं। आपको बताया है पहली अनुसूची, पहला भाग, पहला अनुच्छेद, उसी में केंद्र राज्य का वर्णन है और इसीलिए पहली अनुसूची में सुधार की आवश्यकता है। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिए आप लोग सही करें। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के शासन और प्रशासन का वर्णन है? वेरी गुड। आपको बताया था कि नेता लोग खूब भाषण देता है कि हम अनुसूचित जाति और इन पिछड़ों का विकास करेंगे, लेकिन वो 5 साल बाद फिर नजर आता है। और अनुसूची में 5वां है और भाग में 10वां में आपको बताया, अनुसूची में 5वां और भाग में 10वां, ये आपको याद भी करवा दिए थे। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग जरा देखें, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? अगर भाग से क्वेश्चन है, किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? चलिए वेरी गुड। पहला भाग राज्य संघ की चर्चा और दूसरी भाग में ही नागरिकता है, तीसरा में इनके मूल अधिकार, चौथा में नीति निदेशक तत्व है और चौथा के क में हम लोग लिखे थे मौलिक कर्तव्य। फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां हम लोग को याद है केंद्र की चर्चा हुई थी, राज्य की चर्चा हुई थी, 7वां खत्म हो गया था, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा हुई थी। तो नागरिकता का उल्लेख हमारे भाग 2 में है और बी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखिए आप लोग सही बनाएंगे। संविधान के भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4, जल्दी आंसर दीजिए। भाग 4 किसके बारे में बताता है? वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों को बताता है। और इसमें हम लोग ध्यान दें, 4 क होता तो मौलिक कर्तव्य होता, केवल 4 है इसलिए नीति निदेशक सिद्धांत, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा चलेंगे, जरा ध्यान दें। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? ये तो सब लोग का सही हो जाएगा। मूल अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है? वेरी गुड। पहला नंबर में राज्य संघ, दूसरा नंबर में नागरिकता, तीसरा में उनको अधिकार दिया गया है और इसीलिए भाग 3 सी, सॉरी बी बिल्कुल सही जवाब है। सी नहीं, भाग 3 बिल्कुल सही जवाब है और इसीलिए सही जवाब होगा इसमें बी, भाग 3 यानी बी जवाब होगा। बीके जी और राहुल राय जी का गड़बड़, सुनील कुमार भी गड़बड़ कर रहे हैं। मूल अधिकार की बात आपको भाग 3 में चलना है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व है और 4 का में मूल कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम लोग चलते हैं, ध्यान दें। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? हमें लगता है सब लोग एकदम सही करेंगे। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, जल्दी से सही कीजिए। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आपको बताया था कि पंचायत में खड़ा होगे जी, तो नो नहीं खड़ा होंगे और 9 क यही नगर पालिका था और 9 ख सहकारिता था और इसलिए नगर पालिका में आपके बी आंसर होगा। 9 का क बिल्कुल सही है। नो करके आपको याद करवाए थे, कई बच्चे बी लगाए हैं लेकिन कुछ लोग डी में भी भाग गए तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दें। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखें, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी का बिल्कुल सही होगा। 24वां नंबर पे आप चल रहे हैं, 6 क्वेश्चन आपको और चलना है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको बताया थे संशोधन तब होगा जब 20 जहर आ जाएगा और इसीलिए भाग 20 सी मैक्सिमम बच्चे का सही हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग 25वां क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और चलेगा। 30 क्वेश्चन से इलेक्शन का बेस हमने देख लिया, जिस उम्मीद से पढ़ाए थे आप लोग अच्छा समझे। बताओ संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम किस देश से लिए हैं? जल्दी बता दीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिए हैं? वेरी गुड, साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर हम लोग जरा चलते हैं, तो अब तो आपको 5 प्रश्न में ही अब पूरे आज का टेस्ट का विश्लेषण हो जाएगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिए।
मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? वेरी गुड। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। और बिल्कुल सही जवाब बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। और हम लोग प्रश्न नंबर चल रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? जल्दी आंसर। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? और बिल्कुल बहुत सुंदर, आयरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। कई बच्चे गलत कर रहे हैं, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिए कितना अच्छा सही करते हो। भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? ये तो सब लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो हम लोग शुरू ही किए थे। बहुत सुंदर। भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है। 25 नहीं मारना, 22 ही है। संख्यात्मक रूप में हम लोग का जोड़ करके उसको 25 किया है, इसलिए 22 ही करेंगे। हाँ, अगर लगा देता भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, वर्तमान शब्द लगाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 22 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम चलते हैं। और एक क्वेश्चन संख्या आपका 29 हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ एक क्वेश्चन और है और आपका आज का टेस्ट ड्यूरेशन समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुने। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? एसएससी में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी गुड। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सुंदर। और अब हम लोग चलते हैं आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, अंत भला का भला, लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छा सही करना चाहिए।